एक महिला अपने जेठ को फोन लगाती है और फोन लगाने के बाद कहती है कि घर के अंदर जो कमरा है उस कमरे के नीचे एक पाइपलाइन है जो कि पूरी तरीके से चौक हो चुकी है, जिसके वजह से घर में दुर्गंध भर जा रहा है। भैया आप आ जाओ, इसको ठीक करके चले जाना। जैसे ही जेठ ने ये बात सुनी तो वो कहता है कि मैं तो अभी काम पे जा रहा हूँ, वहां से जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं घर आके तुम्हारा जो काम है उसको ठीक कर दूंगा। लेकिन उसकी जो छोटे भाई की वाइफ थी जिसने फोन किया था, वो बार बार कह रही थी कि भैया पहले आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे काम कर देना, उसके बाद चले जाना। लेकिन जेठ ने कहा कि पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ तभी आऊंगा। आखिरकार वो जो जेठ था वो एक चौक पे चला जाता है जहां से लोग जो थे वो आते थे और मजदूरों को, टाइल्स वाले मिस्त्री को और अलग अलग मिस्त्री को वहां से लेकर अपने घर के काम के लिए लेकर चले जाते थे। तो वो वहीं पर पहुंच जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसको आज के दिन कोई लेकर नहीं जाता है। तब वो सोचता है कि चलो अपने छोटे भाई के घर ही जाते हैं और उसका काम जो है वो कर देते हैं। वहां जाने के बाद अपने छोटे भाई की पत्नी से कहता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझे दिखाओ। तब वो कहती है कि इस कमरे में चलिए और दिखाती है कि यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर पाइपलाइन थी जिसमें अब लीकेज हो चुका है, जिसकी वजह से अब दुर्गंध हो रही है। तुम्हारे भैया मुझे 1000 रुपए देकर गए हैं, ये 1000 रुपए रखो अपने पास और जैसे इसको ठीक करना है उसको ठीक करके तुम जा सकते हो। अब यहाँ पे उसके जो जेठ थे वो सीधा बाजार जाता है, 2 फीट बाई 2 फीट की 3 टाइल्स खरीद के लाता है, सीमेंट खरीदता है और उसके साथ ही बाकी जो जरूरत की चीजें थी उसे भी वो खरीद के ले आता है और फिर 3 टाइल्स वहां पे लगाकर वहां पे रिपेयरिंग करके वो वहां से 1 आध घंटे में वहां से निकल जाता है। अब वो यहाँ नहीं जानता था कि जहां पे उसने 3 टाइल्स लगाई है, दरअसल उसके नीचे 3 टुकड़ों में एक लाश को दफन कर दिया गया था। लेकिन एक दिन अचानक ही वो लाश बाहर निकल के आती है और उसके बाद एक कत्ल का राज दुनिया के सामने आ जाता है। इस कत्ल का राज सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का। यहाँ का एक गांव है अभय नंदन पट्टी। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश चौहान होता है, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है नाला सुपारा, वहां का वो रहने वाला होता है। अखिलेश चौहान को कुछ पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसने 1 BHK यानी कि 1 BHK एक फ्लैट खरीदा था जिसकी उसको पेमेंट करनी थी। उसका पेमेंट का जो टाइम था वो बहुत नजदीक आ रहा था, इसलिए उसने बड़े भाई विजय को फोन किया, लेकिन विजय का नंबर यहाँ पर बंद आ रहा था। बात ऐसी थी कि उसके बड़े भाई विजय के पास लगभग 10 या 11 लाख के आसपास का इंतजाम किया गया था। अब उसके भाई ने ही यहाँ पर भरोसा दिलाया था, विश्वास दिलाया था कि जब वो 1 BHK फ्लैट लेगा तो वो उसकी कुछ यहाँ पर मदद जरूर करेगा। इसलिए अखिलेश अपने भाई विजय से लगातार कोशिश कर रहा था पैसे के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। अब उसने अपने भाभी को फोन किया। भाभी का नाम चमन उर्फ गुड़िया देवी होता है। भाभी से कहता है कि भाभी मुझे भैया से बात करा दो, उनका नंबर जो है वो बंद आ रहा है। यह सुनकर भाभी कहती है कि ये गोरेगांव गए हुए हैं, वहां पर कुछ काम है, जब वो काम करके आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगी। आखिरकार अखिलेश ने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद अगला दिन फिर से उसने अपने भाभी को फोन किया। अब भाभी कहती है कि अब वो कुर्ला गए हुए हैं, कुर्ला काम करने के लिए गए हैं और जब वो आ जाएंगे तब मैं तुम्हारी उनसे बात करा दूंगी। और कुछ इस तरीके से करते करते लगभग 10 दिन का समय जो है वो बीत जाता है। लेकिन 10 दिन के बाद भी भैया से यहाँ पर बातचीत नहीं हो पा रही थी अखिलेश की। अब हद तो तब हो जाती है जब उसके भाभी का भी नंबर अचानक से बंद हो जाता है और जब गुड़िया देवी का भी नंबर यहाँ पर बंद होता है तो अखिलेश यहाँ पर परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर अखिलेश अपने एक और बड़े भैया जिनका नाम अजय चौहान होता है उनसे कहता है कि भैया विजय भैया का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, हम लोगों को पता कर कर देखना चाहिए। अब वो दोनों भाई पहुंच जाते हैं विजय के घर पे, लेकिन वहां मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। फिर फोन किया जाता है तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, भैया का भी और भाभी का भी। अब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो सब कहते हैं कि 19 जुलाई 2025 से हमने इन्हें देखा ही नहीं है। फिर वो वहीं सामने ही एक दुकान वाले के पास जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी भाभी और भैया को देखा है। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारी भाभी को तो देखा है, लेकिन तुम्हारे भैया को मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा।
दरअसल तुम्हारी भाभी मेरे पास आई थी और जो एटीएम कार्ड होता है उसका वो पिन बदलवाई थी, और जो एटीएम था वो तुम्हारे भैया का था। अब ये सुनकर दोनों भाई को अजीब लगता है यहाँ पर। तभी अजय कहता है कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आया था। यहाँ पर उनके घर में एक पाइपलाइन चौक हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे दुर्गंध हो रही थी। उसी को ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। अब ये बात वहीं पर एक पड़ोसी भी खड़े खड़े सुन रहा था। अब पड़ोसी ने कहा कि क्या बात करते हो, यहाँ पे तो कोई भी पाइपलाइन है ही नहीं। अब ये बात सुन के इन्हें और ज्यादा यहाँ पे शंका हो जाती है। अब ये तत्काल ही दोनों जाते हैं और जो घर में ताला लगा हुआ था उसको तोड़ देते हैं। ताला तोड़ने के बाद वो उसी रूम में जाते हैं जहां पे उन्होंने टाइल्स लगाई थी। पूरे रूम की वो तलाशी लेते हैं, लेकिन कोई भी वहां पे सस्पिशियस चीज वहां पे उनको नहीं मिलती जिसके आधार पे कुछ कहा जा सके। अब दोनों भाई यहाँ आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि जो टाइल्स लगाई गई थी उस टाइल्स को हटाकर देखा जाए। मुझे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। आखिरकार वो टाइल्स को तोड़ा जाता है। जैसे ही टाइल्स टूटती है तो बहुत ज्यादा वहां पे दुर्गंध अचानक से आने लगती है। उसके बाद लगभग 3 से 4 फुट का एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद पता चलता है कि वहां पर एक लाश थी जो कि बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। यह देखकर पूरे इलाका में यहाँ पे खलबली मच जाती है। आखिरकार पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि ये जो लाश थी ये उसके बड़े भैया विजय की ही थी, जिसको सब यहाँ पे ढूंढ रहे थे, जिनका मोबाइल यहाँ पे बंद आ रहा था। आखिरकार पुलिस अब यहाँ पे ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिरकार ये गुड़िया देवी कहां पर है। अब इसके लिए 7 टीमें का यहाँ पे गठन किया जाता है। अब जब यहाँ इनकी हिस्ट्री को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि विजय की गुड़िया से शादी लगभग 8 साल पहले हुई थी। गुड़िया जाफराबाद की रहने वाली होती है। उसका पति मुंबई में काम करता था और वही ये दोनों पति पत्नी साथ में रहते थे। विजय यहाँ पे कुल मिलाकर 4 भाई होते हैं जो कि मुंबई में ही रहते हैं, अलग अलग जगह पे, और अपना अपना ठेकेदारी वाला काम करते थे। जैसे कोई टाइल्स का काम करता है तो कोई मजदूरी का काम कर रहा था। विजय का एक 6 साल या 7 साल के आसपास का एक बेटा भी होता है। अब यहाँ पे सब ये सोच रहे थे कि ये बेटा आखिरकार गया कहाँ पे। अब दूसरी तरफ जो पुलिस यहाँ पे थी वो गुड़िया देवी को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी। और एक दिन अचानक जो व्हाट्सएप होता है गुड़िया देवी का वो यहाँ पे ऑन हो जाता है। अब जैसे ही व्हाट्सएप यहाँ पे ऑन होता है तो पुलिस ने सर्वेलेंस की मदद से लोकेशन निकलवाई और लोकेशन निकलवाने के बाद आखिरकार गुड़िया को पुणे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह गिरफ्तारी होती है 22 जुलाई 2025 की शाम को। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इन्हें हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक मोनू नाम का एक लड़का है जो इस महिला यानी कि गुड़िया देवी से लगभग 8 साल छोटा है। ये मोनू बीएससी आईटी का 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है, पढ़ने में काफी होशियार होता है। इस महिला को इस लड़की से जो कि 8 साल उससे छोटा होता है उससे उसका चक्कर चल रहा था, उससे उसको प्यार हो गया था और इसी इश्कबाजी के चक्कर में इसने अपने पति का कत्ल कर दिया था। अब पुलिस इनको पहले कोर्ट लेके जाती है। कोर्ट ले जाने के बाद 23 जुलाई 2025 को पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिलती है। आखिरकार अगले 5 दिन में पुलिस इनसे यह पता करने की कोशिश करेगी कि हत्या का मेन कारण क्या था और ये सब कैसे किया गया। इधर जो इसका 7 साल का जो बच्चा था वो अपनी माँ के साथ ही गया हुआ था। इस बच्चे से बातचीत करने पे पता चलता है कि इस मोनू शर्मा के साथ उसकी जो माँ थी वो अक्सर रहा करती थी। जब बच्चे से उसके पापा के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो नहीं जानता कि उसके पिताजी कहाँ हैं, किस हालत में हैं और उनकी हत्या कैसे हुई है। अब यहाँ पे पुलिस हर एक पहलू को जानने की कोशिश कर रही है कि ये मोनू शर्मा और उसकी प्रेमिका गुड़िया देवी ने मिलकर कैसे इस हत्या को अंजाम दिया। अभी इस पे फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। इसका अगला भाग हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे और आपको जरूर बताएंगे कि आखिरकार इस महिला ने ये हत्या क्यों की है और कैसे की है। लेकिन जितना भी घटनाक्रम अभी तक लोगों के सामने आया है वो वाकई हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।